permission of chair, I invite Professor Shiv Bhanu Singh, former head Department of Philosophy, Ewing Christian College, for his deliberation. Thanks, ma'am. And respected chairperson of this session, Professor Alok Tandon ji, Dr. Mani Pratap Singh ji, Professor Mohanto, dear friends, सबसे पहले तो आप लोगों को सादर अभिवादन। फिलॉसफी में हम लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि फिलॉसफी बिगिंस इन क्वेरीइंग, क्वेश्चनिंग, इन क्यूरियासिटी, इन वॉन्डरिंग। तो मैं भी कुछ क्वेरीइंग और क्वेश्चनिंग से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। पहली मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि ज़्यादातर प्रचलन में कंटेम्पोररी इंडियन फिलॉसफी रही है और जो फिलॉसफर्स इसमें हैं उसमें से कई लोग कंटेम्पोररी इंडियन फिलॉसफर्स में भी काउंट किए जाते हैं। ये रिसेंट पास्ट को लेकर के जो इंटरप्रिटेशंस हुई हैं या कुछ लोगों ने क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है उसको लेकर के भी समस्या है। प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह जी ने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन फिलॉसफी को रिसेंट पास्ट के अंतर्गत रखा। इसका मतलब है कि 1950s के बाद से लेकर के जो है हमारे मित्र और फिलॉसफर प्रोफेसर मानेन्द्र प्रताप सिंह जी ने विगत 25 सालों को ही लिया रिसेंट पास्ट में। समस्या ये है कि अगर रिसेंट 25 को लिया जाए तो जितने ये फिलॉसफर्स हैं ये कोई भी इसमें नहीं आ पाएंगे, चाहे वो राधा कृष्णन हो या जो भी हो, क्योंकि सब पहले मतलब 20वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध के बाद ही सब रहे हैं, चिंतनशील रहे हैं। तो एक तो ये समस्या है कि इसको हम लोग कैसे एक टाइम पीरियड में बांधें, या कंटेम्पोररी इंडियन फिलॉसफी और रिसेंट पास्ट इंडियन फिलॉसफी में कोई बॉर्डर लाइन है, इसको विचार करने की ज़रूरत है। फिलॉसफर्स लोग बैठे हैं, इस पे ज़रूर विचार करेंगे। दूसरी बात, मैं जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि भारतीय दर्शन पर सामान्यतया ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिव नहीं है और ये उपनिषद और अद्वैत वेदांत के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस संबंध में हमारे जो की नोट एड्रेस दिया प्रोफेसर संजय कुमार शुक्ला जी ने, इन्होंने एक बड़ा होराइज़न हम लोगों के सामने दिया। ये ऐसा नहीं है कि हमारी जो रिसेंट इंडियन फिलॉसफी है या इवन कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी है वो प्रोग्रेसिव नहीं रही है और केवल अद्वैत वेदांत या उपनिषद के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स, जो नए सिस्टम्स डेवलप हुए हैं उनकी बात की, नियो वेदांत की बात की, नियो न्याय की बात की, नियो मीमांसा की बात की। इसी तरह से जो रिसेंट इंडियन फिलॉसफी में ट्रेंड्स है, आइडियलिस्टिक ट्रेंड हम पा सकते हैं, आपने कई फिलॉसफर्स का नाम भी उसमें बताया। रियलिस्टिक ट्रेंड भी पा सकते हैं, इवन एग्जिस्टेंशलिस्ट और फेनोमेनोलॉजिकल ट्रेंड भी हमको रिसेंट इंडियन फिलॉसफर्स में देखने को मिलते हैं। जहाँ तक कंपैरेटिव फिलॉसफी की बात है तो राधा कृष्णन से लेकर के कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करके और अपनी बातें कही हैं, और जो उनका कंपैरिजन है वो भी रैशनल ग्राउंड पे ही है, उनको भी हम लोग पढ़ते रहे हैं। जो ये आपके थीम दी गई है इस सेमिनार के लिए, उसमें जिन फिलोसफर्स को लिया गया है या जो थिंकर्स हैं, उसमें पहले हैं प्रोफेसर राधा कृष्णन। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा और पूरी उनकी फिलॉसफी मैं नहीं बताने जा रहा हूं। उन्होंने कौन कौन से रिकन्स्ट्रक्शंस और रीइंटरप्रिटेशंस किए हैं, केवल उनकी बात मैं करना चाहता हूं। पहली बात कि उनके दर्शन पे अद्वैत वेदांत का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को आंख मूंद करके नहीं स्वीकार किया। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को हम लोग एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के रूप में
वर्णित करते हैं, जबकि राधा कृष्णन के दर्शन को मेटाफिजिकल आइडियलिज्म कहा गया। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर आया और जो बहुत नोटेबल और उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत की परंपरा में जगत को मिथ्या कहा गया। राधा कृष्णन जी ने कभी भी जगत को मिथ्या नहीं कहा। उन्होंने जगत के व्यावहारिक महत्व को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इसी जगत में रह करके ही हम अपने लाइफ वैल्यूज़ को प्राप्त करते हैं। जितने भी हमारे दुख हैं, जितने भी हमारी परेशानियां हैं, वो सब उस पर जो हम लोग जीत हासिल करते हैं इसी रियल वर्ल्ड में रह करके करते हैं। तो एक तो सांसारिक जगत को मिथ्या उन्होंने नहीं माना, इसकी व्यावहारिकता को उन्होंने स्वीकार किया। दूसरी चीज़ ये था कि अद्वैत वेदांत में ये माना गया कि जो पर्सनल और इम्पर्सनल ब्रह्मन का जो भेद है वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे नहीं है। ट्रांसेंडेंटल लेवल पे केवल एब्सोल्यूट ब्रह्मन है जो इनडिटर्मिनेट है, इनडिस्क्राइबेबल है, बियॉन्ड थॉट है, बियॉन्ड इंटेलेक्ट है। वो मेटाफिजिकल लेवल पे गॉड जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन राधा कृष्णन जी ने पर्सनल गॉड के महत्व को भी स्वीकार किया है और इम्पर्सनल और पर्सनल को टू फैसेट्स ऑफ द एब्सोल्यूट उन्होंने कहा है कि एब्सोल्यूट्स के दो फैसेट्स हैं। एक जो है वो इम्पर्सनल जिसको हम लोग ब्रह्मन कहते हैं और एक उसका पर्सनल एस्पेक्ट है जिसको कि हम गॉड कहते हैं और जो क्रिएटर है या जिसको हम लोग प्रिजर्वर और तमाम चीज़ें कहते हैं। तीसरी बात, हमारे प्रोफेसर मानेंद्र प्रताप सिंह जी कॉस्मिक कॉन्शसनेस की बात की और अरबिंदो को लेकर के बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कॉन्शसनेस के डिफरेंट लेवल्स को समझाया। और ये भी बात सही है कि बहुत जगह हमको मिल जाते हैं। प्लेटो में भी हमको हायरार्की मिल जाती है, लाइबनीज में भी हायरार्की ऑफ कॉन्शसनेस की बात हो जाती है और तैत्तरीय उपनिषद का जो उल्लेख किया वो तो बिल्कुल है ही है कि 5 उसके लेवल्स हैं और सबसे जो उच्चतम लेवल है आनंदमय जो कि ब्रह्म के समतुल्य है। प्रोफेसर राधा कृष्णन ने यूनिटी ऑफ कॉन्शसनेस की बात की, चेतना की एकता की बात की और सबसे उनका महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि उन्होंने समकालीन संदर्भों को देखते हुए, समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए एक पतली सी किताब उन्होंने लिखा जो बहुत बाद में पब्लिश हुई थी, टूवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद की जो परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किताब लिखा, एक नए विश्व की ओर। और उसको उन्होंने मेटाफिजिकल सेंस में ले जाकर के एक ग्लोबल वर्ल्ड और ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की है कि हमको अपने बैरियर्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है और जितने बैरियर्स हैं वो सब फिजिकल ग्राउंड पे हैं। चाहे एक कंट्री दूसरे कंट्री का हो, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का हो, जो भी जितने भी डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, वो सब सुपरफिशियल लेवल पे हैं, फिजिकल लेवल पे हैं। अगर हम कॉन्शसनेस के लेवल पे देखें तो हर जगह हमको यूनिटी ऑफ कॉन्शसनेस दिखाई पड़ेगी। उपनिषदों ने बहुत पहले ही इसको कह दिया है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म या ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। उस चीज़ को राधा कृष्णन ने ग्लोबल यूनिटी और ग्लोबल सिटीजनशिप के रूप में डेवलप किया और वहाँ उन्होंने कहा कि हमको अपने डिफरेंसेस भूल करके और वर्ल्ड पीस की स्थापना करना है। अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात की गई, पैलेस्टाइन और इजराइल के युद्ध की बात की। ये क्यों है? क्योंकि हम अभी भी डाइवर्सिटी के लेवल पर जी रहे हैं। हमने कहीं से भी यूनिटी ऑफ कॉन्शसनेस को रियलाइज़ ही नहीं किया है। हम तो डिवाइड कर रहे हैं कि एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ रसा, या एक तरफ इजराइल, एक तरफ पैलेस्टाइन। राधा कृष्णन ने आह्वान किया था कि हमको जो है एक वर्ल्ड पीस की ज़रूरत है, ग्लोबल सिटीजनशिप की ज़रूरत है। हम अपनी जितनी भी हमारी बाध्यताएं हैं, जितने भी हमारे भिन्नताएं हैं, उन सब से ऊपर उठ करके जब हम कॉन्शसनेस के लेवल पे आएंगे तब हमको यूनिटी ऑफ कॉन्शसनेस मिलेगी और हम एक शांतिपूर्ण भाईचारे से युक्त नए विश्व का निर्माण कर पाएंगे जहाँ पर हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा और हम एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की स्थापना कर पाएंगे जो हमारे यहाँ की विरासत है, वसुधैव कुटुंबकम।
उसको हम चेतना के स्तर पर ही स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि अभी हम लोगों को लौटना भी है और समय का अभाव भी चल रहा है, इसलिए यहीं पर मैं विराम करता हूँ और आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छे टॉपिक को लिया, जिसको लेकर के बहुत सारे चिंतन और मनन और मंथन की ज़रूरत है और आगे होता भी रहेगा। इस तरह का चिंतन होना ज़रूरी भी है। दूसरी बात यह है कि आपने हमको बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। Questions are invited. If among audience anyone is having question for our all three speakers. Good evening everyone. I am Kamlesh Yadav from Banaras Hindu University, Department of Philosophy and Religion. So my question is from Shiv Bhanu sir, that to talk about actually the unity of consciousness. So the consciousness level that you infer, can it not be possible at empirical world where everyone is experiencing, just projecting their own views? So is it not possible at this level that we can solve the problem of existing world with the help of that you referred the universal brotherhood and all that? So is it necessary that you should have to move towards an unempirical consciousness level which is not generally found at the practical man? So basically this is the question I actually what do you understand by conscious? Sorry? Have you consciousness? Yes, I believe. How do you know that you are conscious? So, because I think I can actually have views on some ideas, and I know that I live, I eat. So by this way. How do you make a distinction between unconscious and conscious? So unconscious basically is that which is I will not be aware of something, or some dead man, or some which is mad. That is basically you can say. Do you accept the levels of consciousness? I don't think I don't believe in the level of no. There are different levels of consciousness. No, I don't believe in. Then what is the difference between you and Mahatma Gandhi? Basically because Why is it called Mahatma? What is Mahatma? so basically basically I think that I am a student and Mahatma has just focused on various problems, and then he has some views, and he might be actually configured the ideas which is just enlarged with the society and the various problems. That's why he might be a great seer, or you can say Mahatma, but I can just tell him as a Mahatma. Sorry? So I ask that at conscious level can it be? In short, repeat your question. Okay. So I indicated earlier that at is it not possible, basically at commonsensical level, that we achieve the universal brotherhood rather than accepting the level of consciousness which you have to practice in a different level? You have to cultivate. You have to realize your consciousness at different levels. Bodily consciousness उससे डिफरेंट है आपका जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके नीचे है ईगो कॉन्शियसनेस। तो हाउ डिफरेंट लेवल्स यही हैं। जब आप ईगो कॉन्शियसनेस से ऊपर जाएंगे तब फिर आप जो है उसके कॉन्शियसनेस की लिमिट्स को दार्शनिकता का कर्तव्य ये है कि आप अपने मन में इनकी बातों पे भी शंका करें और अपने उत्तर स्वयं खोजिए। जैसे कि हमारे
गौतम बुद्ध कह गए हैं, अप दीपो भव। धन्यवाद। Thank you, sir. I express my sincere thanks on behalf of Department of Philosophy to our speakers, respected Professor Manendra Pratap Singh sir, Professor Dilip Kumar Mohanta, Professor Shiv Bhanu Singh, and Dr. Alok Tandon sir for sharing their views on the subject and for giving your valuable time. Thank you, sir.